नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं काला प्रेत सीरीज की एक मज़ेदार कॉमिक्स, काला प्रेत और देश के दुश्मन। काला प्रेत और देश के दुश्मन। प्रिय पाठकों, आप महाबली शेरा और काला प्रेत के मनोचित्र कथा में कई कारनामे पढ़ चुके हैं। महाबली शेरा के जीवन के बारे में आप जानते ही हैं कि वह किसका बेटा था और कैसे जंगल का बेताज बादशाह बना, परंतु काला प्रेत के बारे में जानने की उत्सुकता अवश्य आपके दिलों में होगी। अतः काला प्रेत के जीवन संबंधी घटना का प्रस्तुतिकरण हम प्रस्तुत चित्रकथा में कर रहे हैं। प्रस्तुत चित्रकथा में आपको मालूम होगा कि काला प्रेत वास्तव में कौन है, उसका असली नाम क्या है और वह क्यों शरीफों का दोस्त और बदमाशों का दुश्मन काला प्रेत बना। माफ करना, घर में घुसकर मारना मेरी आदत है। ओह, काला प्रेत। लेखक बिमल चटर्जी, कला सुरेंद्र सुमन। एक दिन महाबली शेरा काला प्रेत के निमंत्रण पर अपने दोस्त चिंपी के साथ उसकी गुफा में भोज के लिए पहुंचा। आओ मित्र, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आज यह दावत किस खुशी में बंधु? आज के दिन मेरे पिता ने बुराई और अत्याचार के विरुद्ध जंग छेड़ी थी। मुझे प्रसन्नता है कि मैं उनके अधूरे कार्य को पूरा करने में आज भी जुटा हूँ, और यह दावत आज के दिन ही एक अच्छे दोस्त के मिलने की खुशी में। मेरे विषय में तुम सब कुछ जान ही चुके हो मित्र। क्या तुम अपने और अपने परिवार के बारे में मुझे कुछ नहीं बताओगे? मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। आखिर तुम कौन हो? यह वेश तुमने क्यों धारण किया है? जरूर बताऊंगा दोस्त, क्योंकि मुझे तुम पर अपने से भी ज़्यादा विश्वास है। लेकिन अपने विषय में बताने से पहले मैं तुम्हें एक और काले प्रेत की कहानी अवश्य सुनाना चाहूँगा। विश्वास करने का धन्यवाद। मैं वह कहानी सुनने को उत्सुक हूँ। काला प्रेत ने शेरा को कहानी सुनानी आरंभ की। तो सुनो, आज से 55 साल पहले भी इस धरती ने एक बहादुर किंतु भोले भाले इंसान को जन्म दिया था, जो 25 वर्ष पूर्व काला प्रेत बनकर दुनिया में नाम अमर कर गया। वह काला प्रेत एक देशभक्त और बहादुर इंसान था। अरे बैंक लुटेरे, खबरदार कोई सामने ना आए। जल्दी निकल चलो छोकरो, जल्दी गाड़ी तक पहुंचो। ओह, बैंक लुटेरे। वह शरीफों का दोस्त और बदमाशों का दुश्मन था। बहुत खून खराबा कर चुके, अब इनकी अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। ठहरो शैतानों, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। काला प्रेत के रहते तुम्हारा आजाद रहना असंभव है। और फिर, अरे बाप रे, काला प्रेत, यह कमबख्त कहाँ से आ गया? हाय, मरा। बॉस ने काला प्रेत पर फायर करना चाहा, लेकिन काला प्रेत उससे भी ज्यादा तेज निकला। उफ, इतनी जल्दी भी क्या है दोस्त? फिर काला प्रेत ने बॉस को घूंसों पर रख लिया। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो काला प्रेत, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। लालच में काला प्रेत कभी नहीं फंसता बच्चू। तभी पुलिस वहां पहुंची। संभालो इन बैंक लुटेरों को इंस्पेक्टर। सिपाहियों, डाल दो हथकड़ियां इन्हें। पुलिस उसे रहस्य में इंसान समझते हुए भी उस पर पूरा विश्वास करती थी और उसे अपना मददगार समझती थी। हम तुम्हारे आभारी हैं काला प्रेत। यह मेरा कर्तव्य था इंस्पेक्टर, एहसान नहीं, नमस्कार। देश के दुश्मनों के विरुद्ध वह पुलिस की पूरी मदद करता था। हेलो, कौन? ओह, काला प्रेत, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे खबर मिली है कि आज रात पूर्वी तट पर कुछ स्मगलर अपना माल उतार रहे हैं। आशा है आप पुलिस फोर्स के साथ जरूर पहुँचेंगे। अवश्य। उसी रात। जल्दी करो छोकरो, देर करने में खतरा हो सकता है। तभी वहाँ पुलिस आ पहुंची। काला प्रेत की सूचना ठीक निकली। यही मौका है इन्हें धर दबोचने का। खबरदार कोई भागने की कोशिश न करे। अरे बाप रे, पुलिस, भागो। बॉस ने भागने की कोशिश की, लेकिन तुम बचकर कहाँ भाग रहे हो? तुम्हारा ठिकाना तो अब जेल में होगा। संभालो इंस्पेक्टर इसे भी। कमबख्त भाग निकलने की कोशिश में था। धन्यवाद काला प्रेत, यह एक भगोड़ा अपराधी है। कोई संगीन मामलों में हमें इसकी तलाश थी। इसका मुख्य धंधा विदेशी शराब की स्मगलिंग है। इसी तरह अनेकों बार। हवलदार, तुरंत पुलिस फोर्स को तैयार होने का निर्देश दो। हमें जल्दी ही मिडनाइट क्लब पर छापा मारना है। काला प्रेत की सूचना अनुसार वह बहुत बड़ा जुए का अड्डा है। यस सर। मिडनाइट क्लब के एक गुप्त तहखाने में। यह एक चाल मेरी भी। बस भाई, जेब खाली हो गई। शो। पुलिस से पहले काला प्रेत वहां पहुंचा। बताओ, तहखाने का गुप्त मार्ग कहाँ है? बाप रे, काला प्रेत, बताता हूँ। फिर काला प्रेत को तहखाने में पहुंचते देर न लगी। खबरदार, जब तक पुलिस यहाँ ना पहुंच जाए कोई अपनी जगह से न हिले। ओ माय गॉड, काला प्रेत। उफ, यह शैतान यहाँ भी आ पहुंचा।
तभी क्लब का मालिक गुंडों के साथ वहां आ पहुंचा। बचकर जाने ना पाए, आज इसका भी किस्सा खत्म कर दो। तो इन चमचों से निपटना ही पड़ेगा। और अगले ही पल आह, उफ, धड़ाक! काला प्रेत की फौलादी लात और घूसों के आगे कोई भी ना टिक सका। हाय मेरा पेट, हाय मरा! मुकाबला करो बुज़दिलो, तुम भी लो और तुम भी। काला प्रेत के ये लात और घूसे तुम्हें हमेशा याद रहेंगे। फिर काला प्रेत उनके मालिक की ओर पलटा। अब तुम्हारा नंबर है जुआरियों के सरताज, लो संभालो। तभी पुलिस भी वहां आ पहुंची। जो जहां है वही रहे, सिपाहियों पकड़ लो इन जुआरियों को। सभी पकड़े गए। बिल्कुल ठीक समय पर आए इंस्पेक्टर, लीजिए संभालिए इसे भी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया काला प्रेत, इन्हें पकड़वाकर तुमने देश पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जुए के बहाने ये लोग भोले भाले इंसानों की जेबें साफ किया करते थे। पुलिस अपने मददगार काला प्रेत की असलियत जानने को उत्सुक थी। लेकिन काला प्रेत, क्या तुम अपना चेहरा हमें नहीं दिखाओगे? जनता भी तुम्हें असली चेहरे में देखकर अति प्रसन्न होगी। दुनिया में तुम्हारा नाम बढ़ेगा। मैं शोहरत का भूखा नहीं इंस्पेक्टर, मुझे देश सेवा की ही भूख है और अपने कर्तव्य से प्यार। अद्भुत इंसान था वह, लेकिन यह तो तुमने बताया ही नहीं कि वह आखिर था कौन और काला प्रेत बनने के पीछे उसकी क्या कहानी थी। वही बता रहा हूँ दोस्त। काला प्रेत का चोला धारण करने से पहले वह एक साधारण इंसान था, बिल्कुल सीधा साधा। उसका नाम आजाद था। अपनी माँ के साथ वह शहर में एक साधारण से मकान में रहता था। माँ के अलावा दुनिया में उसका कोई नहीं था। जब उसने अपनी शिक्षा पूरी की, हुर्रे माँ, मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया हूँ। माँ ने ही दिन रात मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ाया था। मुझे आशीर्वाद दो माँ। जुग जुग जियो बेटा, आज मेरी वर्षों की तपस्या पूरी हुई। बेटा, अब मैं इस घर का बोझ उठाते उठाते थक चुकी हूँ। बस एक सुंदर सी बहू ले आओ और मुझे इस बोझ से मुक्त करो। बस माँ, कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, फिर तुम्हारे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। और वह नौकरी तलाशने लगा। सब कुछ ठीक है मिस्टर आजाद, लेकिन नौकरी पाने के लिए किसी वीआईपी की सिफारिश की भी ज़रूरत होती है, जो तुम्हारे पास नहीं है। सॉरी, वह जगह आपको नहीं मिल सकती। ओह, माफ़ करना भाई, हमें ईमानदार पढ़े लिखे शरीफ की नहीं, बल्कि ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो चालाक होने के साथ साथ झूठ बोलना और सफाई से हेरा फेरी करना जानता हो। हमारा लाभ मिलावट में है। मुझे भी ऐसी नौकरी की ज़रूरत नहीं। काम तो तुम्हें मिल सकता है, लेकिन रुपए 10,000 देने होंगे, वरना बिना दाम के काम नहीं। ओह, यहाँ भी रिश्वत। दूसरी जगह ट्राई करता हूँ। दूसरी जगह, सेठ रामलाल मुर्दाबाद, रामलाल मुर्दाबाद। हम मिल में आग लगा देंगे, हमारी मांगे पूरी करो। यहाँ तो पहले ही गड़बड़ है। नौकरी मिलनी मुश्किल ही लगती है, फिर भी कोशिश करता हूँ। जब वह अंदर पहुँचा, इस कमबख्त मनोहर ने फिर हड़ताल करा दी। अब इसका कोई न कोई इलाज करना ही होगा, वरना यह हमें चौपट करके रख देगा। सेठ जी, यदि आप कहें तो आज रात ही इसे हमेशा हमेशा के लिए साफ कर दिया जाए। हाँ, लेकिन सफाई से। किसी को कानों कान भी भनक नहीं पड़नी चाहिए। यह 10,000 तुम लोगों के लिए, आपस में बांट लेना। निश्चित रहे सेठ जी। ये लोग तो खूनी साबित हुए। किसी भी गरीब की जान ले लेना इनके लिए मामूली सी बात है। चलना चाहिए। वह नौकरी की तलाश में भटकता ही रहा। सॉरी, कोई जगह नहीं। लगता है कहीं काम नहीं मिलेगा। यह डिग्रियां बेकार है। उसे नौकरी नहीं मिली। हर तरफ छल, फरेब, अराजकता, झूठ और बेईमानी का बोलबाला था। सरकार मुर्दाबाद, हमें न्याय चाहिए। हे ईश्वर, कहीं भी शांति नहीं। कोई शरीफ और ईमानदार इंसान कैसे जी सकता है इस माहौल में? तभी सामने किसी कंपनी का बोर्ड देखकर आखिरी चेष्टा भी कर देखता हूँ। वह भीतर प्रविष्ट हुआ, लेकिन वहाँ हा, अब तुम हमारा राज किसी को नहीं बता पाओगी। तभी खूनी की दृष्टि उस पर पड़ी। उसे पकड़ो मूर्खों, उसने सब देख लिया है। वह सिर पर पैर रखकर दौड़ पड़ा। किसी तरह उन खूनियों से जान बचाकर वह घर वापस लौटा। कोई काम मिला बेटा? नहीं माँ, और शायद मुझ जैसे इंसान को काम कभी मिलेगा भी नहीं। हिम्मत मत हारो बेटा, एक न एक दिन नौकरी अवश्य मिलेगी। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। आह माँ, तुम्हारी तबीयत खराब मालूम होती है। कुछ नहीं बेटा, बस हल्की सी खांसी है। तुम चिंता मत करो, खाना खा लो। हाँ माँ, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है। परंतु भोला भाला आजाद इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी।
रात के समय जब वह सोया हुआ था, भगवान जैसे उसके सपने में प्रकट हुए। उठो आजाद, तुम्हारा देश अशांति और संकट के दौर से गुजर रहा है। तुम्हें पापियों और अधर्मी लोगों का, जो शरीफों की सुख शांति छीन रहे हैं, संहार करना है। अपने देश की हर प्रकार के संकटों से उभारना है। दीन दुखियों की सहायता करनी है। उठो, जाओ और शेर के समान दुष्टों पर टूट पड़ो। पापियों से गरीब, ईमानदार और नेक इंसानों को मुक्ति दिलाओ। जब उसकी आंख खुली, ओह, यह कैसा विचित्र सपना था। क्या वास्तव में प्रभु मुझसे ऐसा चाहते हैं? तभी उसकी माँ बुरी तरह खांसती हुई उठ बैठी। लगता है माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। क्या हुआ माँ? ओह, तुम्हें तो तेज बुखार है माँ। ठहरो, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। रहने दे बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो चिंता मत कर। लेकिन उसने माँ की एक न सुनी और डॉक्टर को बुलाने चला गया। जल्दी ही वह डॉक्टर को लेकर वापस लौटा। डॉक्टर ने माँ का निरीक्षण किया। वेरी स्ट्रेंज। डॉक्टर साहब, क्या बीमारी है माँ को? यह हर समय खांसती क्यों रहती हैं? इन्हें टीबी है। यदि ठीक से इलाज नहीं किया गया तो इनकी मृत्यु तक हो सकती है। घबराओ नहीं आजाद, यह पर्ची लो, इसमें मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं। यह इन्हें नियमित रूप से प्रतिदिन दो। 3 दिन बाद मुझे खबर देना। ओह, पता नहीं यह दवाइयाँ कितने की आएंगी। मेरे पास तो ज़्यादा पैसे भी नहीं। धड़कते हृदय से आजाद एक केमिस्ट की दुकान पर पहुंचा। ये तो बहुत कीमती दवाइयाँ हैं, लगभग 200 रुपये की। परंतु मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, कुल 15 रुपये हैं। लेकिन यदि आप यह दवाइयाँ उधार, तो यहाँ क्या धर्मार्थ की दुकान समझ कर आए थे? चलो फूटो यहाँ से। पुनः वह डॉक्टर के पास पहुँचा। डॉक्टर साहब, अब तो आप ही का सहारा है। मेरी माँ को बचा लीजिए। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। नौकरी मिलते ही सर्वप्रथम आपका सारा पैसा चुका दूंगा। बिना चढ़ावे के तो भगवान भी प्रसन्न नहीं होते। फिर मैं तो इंसान हूँ। समय बर्बाद मत करो और अपनी माँ को किसी खैराती अस्पताल में ले जाओ। मजबूरन आजाद अपनी माँ को लेकर टीबी अस्पताल पहुँचा। मेरी माँ को बचा लीजिए डॉक्टर, इनकी तबीयत। सॉरी, यहाँ कोई बेड खाली नहीं है। फिर यहाँ पर्याप्त दवाइयाँ भी तो नहीं हैं। यहाँ तो वही इलाज कराने आते हैं जो अपनी गांठ से दवाइयाँ लाते हैं। वह हर तरफ से निराश हो उठा। तुम परेशान मत हो बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी। भला बिना दवाई के भी कोई ठीक होता है माँ? कुछ दिनों में उसकी माँ चारपाई से लग गई। खो खो, आह, हे ईश्वर, मैं क्या करूं? क्या बिना दवा दारू के मेरी माँ दम तोड़ देगी? अब तो मुंह से खून भी निकलने लगा है। और फिर एक दिन, माँ माँ, तू भी मुझे छोड़कर चली गई। माँ भी मुझसे रूठकर चली गई। धिक्कार है ऐसे अर्थहीन जीवन पर। तभी आजाद को ऐसा लगा जैसे उसकी माँ आग की लपटों से निकली हो और उससे फरियाद कर रही हो। उदास होने व धैर्य खोने से काम नहीं चलेगा बेटा। तुम्हें कुछ करना होगा, कुछ ऐसा कि फिर कोई अभागिन माँ बिना दवा दारू के ना मरे। यह तुझे करना होगा मेरे बेटे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ माँ, जरूर ऐसा ही कुछ करूँगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। वचन पाकर मानो माँ को शांति पहुंची और वह ओझल हो गई। वह सपना, शायद प्रभु भी मुझसे यही चाहते हैं। मुझे अब असाधारण इंसान बनना होगा। एक ऐसा इंसान जिससे दुष्ट प्रकृति के लोग भयभीत हो और नेक व ईमानदार इंसान प्रसन्न। उसके बाद उसने काले रंग का एक लिबास तैयार किया, बिल्कुल मेरे लिबास की तरह ही। हाँ, यह काला लिबास ठीक रहेगा। अब जनसाधारण मुझे काला प्रेत के नाम से पहचानेगा। काला प्रेत, जो गरीब दीन दुखियों का दोस्त और बदमाशों का दुश्मन होगा। और आजाद से काला प्रेत बन बैठा, दीन दुखियों का हमदर्द व बदमाशों का दुश्मन। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ से आता है, वह कहाँ जाता है। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य था, दुष्टों का नाश, अपने देश को खुशहाल बनाना, अराजकता व अशांति को दूर करना। जल्द ही अपराधी दुनिया में उसने अपने कारनामों से आतंक पैदा कर दिया और शरीफ इंसानों से शांति की सांस ली। नीच, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। मुझे माफ कर दो काला प्रेत। आह, आई, काला प्रेत, आज से तुम्हारी चोर बाजारी खत्म। मुझे माफ करने की आदत नहीं। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।